पिछली वीडियो में मैंने आपको करके दिखाया कि बाय बॉक्स क्या होता है। अब हम देखेंगे कि बाय बॉक्स को लेने का क्राइटेरिया क्या है, कब आप एलिजिबल होते हैं कि अमेज़ॉन आपको बाय बॉक्स दे दे। इसमें एक चीज़ है, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करें जो आपको अभी बताई जाएंगी, फिर भी गारंटी नहीं है कि अमेज़ॉन आपको बाय बॉक्स देगा। ये अमेज़ॉन ने क्लियरली मेंशन किया हुआ अपनी वेबसाइट पे कि ये एक वो मेजर्स हैं जिसके जरिए आप कोशिश कर सकते हैं बाय बॉक्स लेने की। बाकी अमेज़ॉन का इंटरनल सिस्टम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे करती है, ये अमेज़ॉन चीज़ें पब्लिक नहीं करता। सबसे पहले आपको एलिजिबल होने के लिए चाहिए प्रोफेशनल अकाउंट। अमेज़ॉन का अकाउंट दो तरह का होता है, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल। तो आपका अकाउंट प्रोफेशनल होना चाहिए। आगे जो दो तीन मेन चीज़ें हैं, ऑर्डर डिफेक्ट रेट लेस देन 1%, कैंसिलेशन रेट लेस देन 2.5% और लेट शिपमेंट रेट भी आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तीन मेन फैक्टर्स हैं, क्योंकि अगर आपके ये चीज़ें ही पूरी नहीं होंगी तो आप एलिजिबल ही नहीं है बाय बॉक्स के लिए। कैंसिलेशन होती है FBM मॉडल में। FBA में ये इतनी मैटर नहीं करती क्योंकि FBA में स्टॉक अमेज़ॉन के पास पड़ा है। अगर अमेज़ॉन की वजह से कैंसिल हो रहा है तो उसका जिम्मेदार अमेज़ॉन है, आप या मैं नहीं है। तो FBM में अमेज़ॉन ये कहता है कि कैंसिलेशन क्यों होती है कि आपने लगा दिया था, मेरे पास 100 यूनिट पड़े हुए हैं, अब जब ऑर्डर आया आपके 100 बिक गए, आपने फिर लगा दिए, आपके पास और ख़त्म हुए थे, अब नए नहीं आए, आपको मिले भी नहीं, तो आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। सेलर भी ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है ना। अब ये चीज़ें हमें नज़र कहाँ पे आती हैं, आए हम प्रैक्टिकली, छोटा सा काम है, स्क्रीन पे जाके देख लेते हैं कि ये अकाउंट हेल्थ का एक टैब होता है आपके पास अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें शो होती हैं कि आप इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं, आपका डिफेक्शन रेट क्या है, आपका रिटर्न रेट क्या है, सब कुछ हमारे पास एक पेज पे आ रहा होता है। आइए देखते हैं। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हम देखते हैं सेलर सेंट्रल, तो अब हमारे लिए नॉर्मल हो चुके हैं, हम इसको कई बार देख चुके हैं। इसमें एक टैब आ रहा है परफॉर्मेंस और इसमें आ रही है अकाउंट हेल्थ। अकाउंट हेल्थ पे हमने क्लिक किया तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो अभी मैंने आपको बताया था, ये मेरे पास आ रहा है, टारगेट है अंडर 1%, नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल, इसलिए कि मैं FBM कर ही नहीं रहा। तो सेलर फुलफिल्ड में तो ये कुछ है ही नहीं। फुलफिल्ड में अमेज़ॉन में भी 0% है, यानी कि मैं क्वालिटी अच्छी दे रहा हूँ, मैं काम बेहतर कर रहा हूँ, मेरी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, उस पर ऑर्डर डिफेक्ट रेट नहीं आ रहा। 0 of 808 ऑर्डर्स इन 60 डेज। 60 डेज में मेरे 808 ऑर्डर्स आए हैं और डिफेक्ट रेट 0% है। ये होना चाहिए। जब आप हंटिंग करें, सोर्सिंग करें, काम ऐसा करें कि रिटर्न या डिफेक्ट वगैरह आए ही ना, और अगर आए तो लेस देन 1% होना चाहिए। इसमें ये चीज़ हमारे सामने आ गई। ये 60 डेज के हिसाब से आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट काउंट करता है। हर 60 डेज, हर 2 महीने के बाद या एवरी 60 डेज, आज है तो आज से पिछले 60 दिन का यहाँ पे डाटा आपके पास आ रहा होता है। फिर आगे नेगेटिव फीडबैक 0%, A to Z गारंटी क्लेम्स 0%, चार्जबैक क्लेम्स 0%। तो आप अकाउंट हेल्थ में आके देख लेंगे, अगर यहाँ पे कोई इशू होगा तो वो रेड होगा या उसके साथ कोई मार्क होगा, आपको पता चल जाएगा। तो आपने एवरी वीक रख लें, हफ्ते में एक दिन आपने अकाउंट हेल्थ देखने हैं अपनी आके। यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें शो हो जाती है। अगर कोई मसला होगा तो यहाँ पे आ रहा होगा, पॉलिसी वायलेशन है तो यहाँ पे ये सब 0 लिखा रहा है ना मेरे पास। अगर कोई इशू है, कोई सेफ्टी का इशू है, लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन है, कुछ भी है, तो यहाँ पे 0 के बजाय 1 आ रहा होगा। मैं उस पर क्लिक करूँगा तो अमेज़ॉन का मैसेज होगा कि जी आपका ये मसला आया है, इसका ये हल है, या बताएं ऐसा क्यों हुआ है। तो ये अकाउंट हेल्थ आपने यहाँ पे चेक करनी है। लेट डिस्पैच रेट आ रहा है अंडर 4%। क्या आपने कहा था मैं 2 दिन में आपकी आइटम शिप कर दूंगा, लेकिन आपने 2 दिन के बाद किया है, तो अमेज़ॉन कहता है मैक्सिमम 4%। 100 में से 4 ऑर्डर आप मैक्सिमम लेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, वरना आपके अकाउंट की हेल्थ अफेक्ट होगी और आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। और फिर हमारे पास ऑप्शन आ रही है प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट लेस देन 2.5%, यानी कि आपने ऑर्डर फुलफिल नहीं किया और कैंसिल कर दिया। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आपने कहीं से अरेंज करना था, आपने बेच पहले दिया, अब अरेंज नहीं हुआ, आपने जाके कैंसिल किया, तो अमेज़ॉन कहता है लेस देन 2.5%, इससे ज़्यादा नहीं। वैलिड ट्रैकिंग रेट ओवर 95%, कि आप जो ट्रैकिंग नंबर डालते हैं, जब ये स्पेशली होलसेल में और ड्रॉप शिपिंग में होता है कि आप ट्रैकिंग नंबर डालते हैं, क्योंकि प्राइवेट लेवल में तो हम कर रही FBA रहे होते हैं ज़्यादा, उसके तो अमेज़ॉन ट्रैकिंग डालता है। जो हमने ट्रैकिंग डालनी है, अमेज़ॉन कहता है कि उस पर ओवर 95% उसका होना चाहिए कि वैलिड ट्रैकिंग ID होनी चाहिए। फेक IDs या ऐसी ID के पता ही नहीं चल रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। लेट डिस्पैच रेट ये क्या है, अंडर 4%, बस वही लिखा है। टाइम विंडो ये 10 दिन का इसको काउंट करता है और कहीं पे 30 डेज का काउंट कर रहा है। ये आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो वाली इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी। तो हमने बेसिकली इसमें देखना क्या होता है
कि ये जो भी टारगेट्स हैं ये सारे पूरे होने चाहिए। जो जो अमेज़न बता रहा है हमने उसको फॉलो करना है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हम बाय बॉक्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग क्योंकि अभी की कुछ वीडियोस में बाय बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, बाय बॉक्स सीख रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाय बॉक्स को विन कैसे किया जाता है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग या होलसेल कर रहे हैं या होलसेल लिस्टिंग पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो बाय बॉक्स को आप कैसे विन करेंगे। सबसे पहली चीज आप करेंगे, प्राइस रखेंगे लो। सेकेंड, डिलीवरी टाइम, जितना कम से कम आपका डिलीवरी टाइम होगा, 1 डे होगा अगर, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं बाय बॉक्स को विन करने के। तीसरी चीज, FBM या FBA। अगर आपकी प्रोडक्ट FBM है यानी फुलफिल्ड बाय मर्चेंट है, आपके पास पड़ी है, तो चांसेस कम है बाय बॉक्स विन करने के, हैं जरूर। और अगर FBA कर रहे हैं तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अमेज़न आपको बाय बॉक्स देना प्रेफर करता है क्योंकि उसमें अमेज़न का भी बेनिफिट हो रहा है ना। अमेज़न के वेयरहाउस पे सामान पड़ा है, आप अमेज़न को पिक पैक, शिप डिस्पैच, स्टोरेज के चार्जेस पे कर रहे हैं। और फिर ट्रस्ट लेवल, अमेज़न कहता है कि FBM में डिले हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अमेज़न का सिस्टम बेहतर है, अमेज़न को पता है कि मैं आज भेजूंगा, कल या परसों कस्टमर को 100% डिलीवरी मिल जाएगी। तो अमेज़न का सिस्टम ज़्यादा सेफ है, इसलिए जब चीज़ अमेज़न के पास पड़ी होती है तो वो सेफ फील करता है आपको बाय बॉक्स देने में। जब आप ऑर्डर भेजना शुरू कर देते हैं तो आपके पास फीडबैक अच्छा होना चाहिए। जो फीडबैक आपको आपका कस्टमर दे रहा है कि जो मुझे टाइम पे मिला है, सर्विस ठीक थी, कस्टमर सपोर्ट अच्छी थी, ये सारी चीज़ों का आपने बहुत खास ख्याल रखना होता है। अगर आप इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर ले तो आपको मिला हुआ बाय बॉक्स भी आप लूज कर सकते हैं। तो अब बाय बॉक्स हमें मुश्किल से मिलता है, मेहनत करने के बाद मिलता है, हमने उसको लूज नहीं करना। तो फीडबैक के लिए हमने कोशिश करना है कि हमारा हमेशा अच्छा और पॉजिटिव फीडबैक आए और हमारे अकाउंट पे पुरानी कोई वायलेशन ना हो। अगर कोई पुराना अकाउंट है, कोई वायलेशन है तो उसे ख़त्म करवा दें। अगर आपका अकाउंट ऐसा है कि उस पर पहले से वायलेशन आती नहीं है, फीडबैक्स गलत आते रहे हैं, नेगेटिव आते रहे हैं, तो आपके बाय बॉक्स विन करने के चांसेस कम हैं, बल्कि किसी हद तक नामुमकिन है कि आपको बाय बॉक्स अमेज़न नहीं देगा। ट्रैक रिकॉर्ड भी अपना अच्छा रखना है। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा तो आपको आगे भी बाय बॉक्स मिलेगा। और फिर ये जरूरी नहीं है कि आपने एक अकाउंट पे 10 लिस्टिंग की है तो आपको 10 पे 10 पे बाय बॉक्स मिल जाएगा। हो सकता है आप क्राइटेरिया फुल मीट कर रहे हो लेकिन अमेज़न आपको 2 पे बाय बॉक्स दे दे, 8 पे ना दे। हो सकता है 8 पे दे दे, 2 पे ना दे। तो बाय बॉक्स होता है हर लिस्टिंग का अलग अलग, हर लिस्टिंग का आपको अलग अलग बाय बॉक्स मिलता है। ये नहीं कि एक मिल गया तो अब आप समझेंगे मुझे हर लिस्टिंग पे क्यों नहीं मिल रहा। और फिर जो मैंने पिछली वीडियो में आपको चीजें बताई उन सब का भी यहाँ पे उसी तरह से ख्याल रखना है। एलिजिबल होने के बाद ये नहीं है, जिस तरह फर्ज करें किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन है, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट किया, आपको एडमिशन मिल गया। अब पर सेमेस्टर आपका एक CGPA होता है, तो ऐसे थोड़ी है कि एडमिशन मिल गया तो अब आप फेल होते जाएं तो वो यूनिवर्सिटी आपको कहेगी नहीं जी अब तो हम आपको डिग्री देंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको हर सेमेस्टर में क्राइटेरिया फिर मीट करना होता है, वरना वो आपको एक्सपेल कर देते हैं। यही हमारा सेम सीन अमेज़न पर होता है कि अगर आप क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो वो आपको बाय बॉक्स दिए रखता है। अगर आप जरा सा भी कोई मसला कर रहे हैं, क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे, प्रॉब्लम आ रही है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट में आ गई, रिटर्न में आ गई, रिव्यूज में आ गई, फीडबैक में आ गई, तो अमेज़न भी अपना बाय बॉक्स आपसे वापस ले लेता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ख्याल करके हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग बाय बॉक्स को विन कर ले। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर क्या होता है और हम उसके अंदर प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जब भी आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप बेचने के लिए जाते हैं, तो आप हमेशा उसको कैलकुलेट करते हैं कि मुझे ये इतने में मिलेगी और इतने इसके पैसे लगेंगे मेरे तक पहुंचने में, इतने पैसे लगेंगे जो मेरी शॉप है उस पर रेंट है, मेरे बिल वगैरह हैं, वो चीज़ें हैं, तो मुझे एंड पे इतना प्रॉफिट बचेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रोडक्ट पाकिस्तान में बेच रहे हैं, आप वो प्रोडक्ट बेचते हैं 1000 रुपये में, आप देखते हैं कि मुझे 200 रुपये की मिली। ऑफकोर्स आप वर्किंग तो करते हैं ना, वर्किंग के बगैर तो हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचते। अब आपने वर्किंग कर ली कि जी मुझे 200 रुपये में मिल रही है
फिर आपने देखा कि ये 100 यूनिट मैं लूँगा, पिकअप में आएंगे तो उसका किराया वगैरह डाल के तो मुझे 100 रुपये तकरीबन पर यूनिट इसके चार्जेस पड़ जाएंगे, जो इसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं। अब आपने फिर देख लिया कि आपको 300 में पड़ गई, फिर आपने हिसाब लगाया मेरी शॉप का इतना रेंट है, अगर मैं पर यूनिट ये पैसे डालूँ, बिजली का बिल और बाकी टैक्सेस वगैरह, बिल्स वगैरह सारे डाल के आपको लगा कि मुझे 800 रुपये फाइनल कॉस्ट है और 1000 में बेच रहा हूँ, तो मतलब कि मुझे 200 रुपये बचेंगे, जिसका मतलब है 20% मुझे बचेगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस में ये चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। हमने मैनुअली एक एक चीज़ एंटर नहीं करनी होती, हमारे पास एक सिस्टम होता है, कैलकुलेटर होता है। हीलियम 10 हम शुरू की वीडियोज़ में सीख चुके हैं। उसके अंदर एक ऑप्शन है सिंपल सी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। हम लोग उस पर जाते हैं, वहाँ पे प्राइस लिखते हैं कि इतने में हमें मिल रही है। अब ये उसको ऑलरेडी पता है कि कितने में बिक रही है, उसकी डायमेंशन क्या है, वो सब कुछ अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे। आपने उसको अपनी प्राइस बताई, उसने विद इन सेकेंड्स आपको बता दिया कि इसमें आपको बचेंगे या नहीं बचेंगे, बचेंगे तो कितने बचेंगे, एग्जैक्ट अमाउंट क्या बचेगी और उसकी परसेंटेज क्या होगी, ये हमें पता चल जाता है वहाँ से। आसान सी बात है। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर जो हीलियम 10 का है वो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं होलसेल के अंदर। जब आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट रीसेल करने जा रहे हैं तो उसमें आसान सी बात होती है, आपने प्राइस लगा दी, इतने में मिल रहा है, बाकी डायमेंशन वगैरह हर चीज़ क्योंकि अमेज़न को पता है, उसने आपको सिंपल सी बात है कैलकुलेट करके दिखा दिया कि इसमें इतना मार्जिन आपके पास आ रहा है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर क्या होता है और इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ कोई भी प्रोडक्ट देखता हूँ अमेज़न पर, कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास ऑलरेडी खुली हुई हैं, तो हम इसी को देख लेते हैं। इसकी प्राइस हमारे पास आ रही है, क्या आ रही है जी, 39.56। हम एवरेज प्राइस देखते हैं। अब एवरेज प्राइस देखने के बाद हम लोग हीलियम पे गए और हम आ गए प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर के ऊपर। ये हम बात कर रहे हैं होलसेल में प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट होती है। यहाँ पे प्राइस आ रही है जी जो इसकी सेलिंग प्राइस है। अब इसके नीचे डायमेंशंस हैं, वेट है, ये क्या कुछ आ रहा है, ये डायमेंशन वेट किस तरह का क्या है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये होलसेल की प्रोडक्ट है, ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट नहीं है, ये आपके ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं है। जब आपके मेरे हमारे ब्रांड की प्रोडक्ट होती है ना, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं कि हम कोशिश करते हैं कि पैकेजिंग, फॉर एग्जांपल एक पिलो बिक रहा था पहले, हम भी बेचने आ गए, हमने कोशिश की कि हमारा पिलो वही हो लेकिन उसकी वैक्यूम पैकिंग करके उसकी पैकिंग स्मॉल कर लें ताकि FBA कॉस्ट हमारी कम आए, अमेज़न हमसे कम पैसे चार्ज करे। लेकिन होलसेल में क्योंकि आप ब्रांड से चीज़ ले रहे हैं, ब्रांड की पैकेजिंग को आप नहीं छेड़ सकते, आप उसे अपनी पैकिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसकी एग्जैक्ट जो पैकिंग आ रही है वही पैकिंग आपने देनी है। तो इसलिए डायमेंशन वगैरह क्योंकि अमेज़न को पता है, अमेज़न के पास ऑलरेडी ये प्रोडक्ट पड़ी है, हमने सिर्फ यहाँ पे ये वाला टैब यूज़ करना है, ये जो लिखा आ रहा है ना यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये $40 की बिक रही है, हम एग्जांपल लेते हैं कि ये हमें $7 की मिलेगी। अब आप लोग फ़ौरन आपके ख्याल में ये आ सकते हैं जी $7 की लेके 40 के बेचेंगे, बड़े मज़े लग गए, लेकिन मसला ये है कि ये बल्कि प्रोडक्ट है, इसकी FBA फीस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अभी हम देख लेते हैं 7 करके भी हमारे पास क्या प्रॉफिट मार्जिन आता है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि 7 की मिलेगी, हो सकता है ये आपको 10 की मिले, 15 की मिले। तो होलसेल जब आप कर रहे होंगे प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में सिंपल यहाँ पे आके वो प्राइस डालेंगे जिस पे आपको मिल रहा है, तो नीचे आपको कैलकुलेशन में पता चल जाएगा कि आप इस प्रोडक्ट में जाएं या ना जाएं। अब हम इसको करते हैं, हम इसको कर लेते हैं जी $10 कर लेते हैं जी, हम कहते हैं जी हमें $10 का मिल रहा है। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जिस प्राइस पे हमें मिल रही है प्रोडक्ट उससे तकरीबन $1 या $1.25 या $1.5 हम अपनी कॉस्ट में एक्स्ट्रा डालेंगे। अगर वो बच गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जब प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे। क्यों $1 ऊपर डालेंगे कि जी $10 की मिल रही है, तो उसके बाद प्रेप सेंटर पे जानी है। प्रेप सेंटर का मतलब है कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं या कहीं भी बैठे होलसेल कर रहे हैं अमेरिका में, अब आपने प्रोडक्ट ब्रांड से खरीदी, ब्रांड से निकल के वो प्रोडक्ट जाएगी किसी वेयर हाउस में, जहाँ पे आप उसको शिपिंग लेबल क्रिएट करके देंगे, अपने उसको लेबल अपने बारकोड्स देंगे कि जी बारकोड इसके ऊपर लगा के मेरी प्रोडक्ट भेज दो। अब उस पे जो कॉस्ट आएगी पर यूनिट 15-20 सेंट वो लेगा, फिर पैकेजिंग के पैसे होंगे तो $1 $1.5 आपका इस पे लग जाएगा। तो हमने वो कॉस्ट डाल के हमने कर दिया जी, हम फर्ज कर लिया कि 850 में हमें मिल रही है, 8.50 में 1.50 हमने ऐड कर दिया, $10 की हमें पड़ गई जी प्रोडक्ट। अब आप देखें कि $10 में खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट $40 की बिक रही है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन मेरे पास क्या आ रहा है, सिर्फ 19%। इसका मतलब है कि FBA फीस बहुत ज़्यादा है इसमें, बल्कि प्रोडक्ट है। अच्छा, अब ये मेरे पास आ रहा है जी ROI पर यूनिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के आपके टोटल जितने पैसे लग रहे हैं उस पर आ रहे हैं
वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। हमारा प्रॉफिट ये है मार्जिन। ये जो मार्जिन का वर्ड लिखा आ रहा है ना, यानी नेट मार्जिन अमाउंट में हमारे पास आ रहा है $7.78 और परसेंटेज में आ रहा है 19.68%। अब आप होलसेल करने जा रहे हैं, आपने देख लिया कि जी आपको 10 का मिल रहा है, 40 का बेच रहे हैं, ठीक है, $7-8 एक प्रोडक्ट पे बच रहे हैं, अच्छा मार्जिन है, आप इसको कर लेते हैं। अब आप फाइनलाइज कैसे करेंगे कि आपने ये प्रोडक्ट करनी है या नहीं करनी, ये आपको यही कैलकुलेटर पे पता चलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट $14 में मिल रही है। $14 में आपने प्रोडक्ट ली, आपने आके देखा कि आपको 3.78 बच रहे हैं, जो कि 9.57% है। ठीक है, होलसेल में कोई बुरी प्रोडक्ट हम इसको नहीं कह सकते, 10% पे भी मार्जिन आ रहा हो तो हम लोग कर लेते हैं प्रोडक्ट। हमें ये प्रोडक्ट मिल रही है जी $18 की। $18 की प्रोडक्ट मिल रही है, मार्जिन क्या आ रहा है -0.22। वो कह रहे जी 0.22 का आपको लॉस होगा, जो कि परसेंटेज में 0.54% बन रहा है। इस प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे, हम कहेंगे जी हमें 18 का मिल रहा है, हमें बचेगा ही कुछ नहीं, हम क्यों जाएं इसमें। अब हम सप्लायर से फाइट कर सकते हैं, फाइट वो लड़ाई वाली नहीं, प्राइस पे फाइट उससे कर सकते हैं कि जी आप कुछ हमें डिस्काउंट कर दें, इस पे तो मुझे कुछ बच नहीं रहा, तो आप मुझे $12 में दे दें, 13 में, 14 में। लेकिन अगर वो नीचे नहीं आता, आपको इसी प्राइस पे देता है, तो हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। तो होलसेल में आपकी प्रोडक्ट फाइनल होती है इस कैलकुलेटर पे आके। आपने प्रोडक्ट ढूंढ ली, आपने कहा जी बहुत अच्छी है, परमिशन भी मिल जाएगी, सब कुछ ठीक है। अगर आपने ये प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर यूज नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब तक ये यूज नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा। और ये कैलकुलेटर आपको विद इन सेकंड्स बता देगा यस और नो, आपने ये प्रोडक्ट करनी है या नहीं करनी। ये सब मुझे बता दिया ना अभी। देखें जी, मैंने इसे कहा था जी अगर मुझे 10 में मिल रही है तो वो कहता बहुत अच्छी है, आप अराउंड 20% प्रॉफिट कमाएंगे। मैंने कहा जी 14, उसने कहा जी 9.57, अराउंड 10% का प्रॉफिट। मैंने कहा जी 18, उसने कहा जी कुछ नहीं कमाएंगे बल्कि उल्टा नुकसान करेंगे। तो जब मुझे सप्लायर कोई भी प्राइस दे देगा, मैं आके यहाँ पे डाल के देख लूंगा, अगर मेरे फायदे में होगी तो मैं करूंगा, अगर लॉस हो रहा है तो ऑफकोर्स मैं इस प्रोडक्ट को नहीं करूंगा। तो कोई भी, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं जी, ये हमें अगर $5 की मिलती है, एग्जांपल है ना, तो बहुत ज़बरदस्त है जी, 32% का मार्जिन है, तो हमें मार्जिन यहाँ पे मिल जाएगा सारा। हम लोग नॉर्मली 10% से लेके 30% के बीच में काम करते हैं होलसेल में। रेयर केसेस में 35-40% भी मार्जिन मिल जाता है हमें, और कुछ केसेस में हमें 5% पे भी काम करना पड़ता है। सेल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हम कहते हैं जी ठीक है 5% है, यानी अगर एक चीज़ $100 की बिक रही है और हमें उसमें प्रॉफिट हो रहा है $5, लेकिन वो हमारे डेली के यूनिट ही 100 बिक जाते हैं, तो $500 डेली का बच जाता है। हम कहते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है, 5% भी मार्जिन है, लेकिन सेल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है ना, तो बात तो उधर ही आ रही है, हम अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन एवरेज हम इसमें करते हैं 10 से लेके 30% के बीच में। तो सिंपल सा है, आपने एक्सटेंशन आप लोग शुरू की वीडियोस में सीख चुके हैं कि हीलियम 10 कैसे ऐड करते हैं। एक्सटेंशन ऐड करने के बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे प्राइस अपनी डाली है, जो हमारी कॉस्ट आ रही है, सेलिंग प्राइस ऑलरेडी वो दे रहा है, खुद से हमें दे रहा है, और नीचे हमारे पास मार्जिन आ गया, जिससे हमने फाइनल कर लिया कि हमने ये प्रोडक्ट करनी है या नहीं करनी। चलें जी, आप लोगों ने सीख लिया, बहुत ही आसान था मेरे ख्याल में। इसमें तो किसी को भी ऐसा इशू नहीं होना चाहिए कि अब इस पर कोई रिपीट करना होगा इसको या क्या। बहुत ही आसान था। हीलियम 10 पे गए, कैलकुलेटर पे क्लिक किया, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे ऑफ कोर्स क्लिक करने के बाद हमने सिंपल प्राइस डाली। मैंने आपको 2-3 प्राइसेस एग्जांपल के लिए डाल के दिखाई थी कि आपको पता चले कि इस प्राइस पे ये मार्जिन होता है, इस पे ये मार्जिन था, इस पे ये मार्जिन था। ये सब हमने देख लिया, सीख लिया, बहुत ही आसान है। होलसेल में प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर आपके काम आएगा। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि अमेज़ॉन के नए अकाउंट में और पुराने अकाउंट में क्या फ़र्क होता है। अब इसमें हम मल्टीपल चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम लोग प्राइवेट लेबल को भी डिस्कस करेंगे, हम लोग होलसेल को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले तो सिंपल सी बात है कि अमेज़ॉन का अकाउंट आपके पास आ गया, एक नया अकाउंट है। नए अकाउंट में और पुराने अकाउंट में मेनली फ़र्क क्या होता है? जब आप प्राइवेट लेबल पे जाते हैं ना, तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता, अनलेस कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे थे और सेम नीश में जा रहे हैं तो फ़र्क पड़ता है बिल्कुल पुराने अकाउंट से। अब आपके पास नया अकाउंट है, बिल्कुल आपने प्राइवेट लेबल यानी अपना ब्रांड बेचना है, नए अकाउंट पे बेचें, एज सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आप। हाँ, अगर आप होलसेल करने लगे, अब यहाँ पे आपको फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क क्या पड़ेगा
कि आप जाते हैं सप्लायर के पास, यानी कि ब्रांड के पास, ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए कि जी मैं आपकी प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ अमेज़ॉन पे, ये देखें मेरा अकाउंट है, आप मुझे अलाउ करें। ब्रांड कहेगा सॉरी, आप अभी बिल्कुल नए सेलर हैं, हम क्यों दें आपको। अच्छा, अब नए अकाउंट वाला होलसेल में क्या करेगा? वो ये करेगा कि वो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ऐसा नहीं है कि नए अकाउंट वाला काम नहीं कर सकता। अब वो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, यानी ब्रांड से आगे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो फिर आगे प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। जिस तरह हम पाकिस्तान में एग्जांपल है, कोई भी बड़ा ब्रांड है, उसने आगे एजेंसीज बनाई हुई हैं कि जी लाहौर की एजेंसी फलां बंदे के पास है, फैसलाबाद में एजेंसी फलां बंदे के पास है। अब लाहौर के जो लोकल स्टोर्स वाले हैं वो उस एजेंसी वाले से सामान ले लें। अब फ़र्क क्या है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर में और ब्रांड में? फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्जिन रख के आपको प्रोडक्ट दे रहा है। जब आपका अकाउंट पुराना हो जाता है, 3-4 महीने 5 महीने पुराना हो जाता है, अकाउंट हेल्थ अच्छी हो जाती है, आपके पास फीडबैक्स अच्छे आ जाते हैं, आपके अकाउंट की एक वर्थ बन जाती है, फिर आप चले जाते हैं डायरेक्ट ब्रांड के पास और उसे कहते हैं जी ये देखें, ये मेरा अकाउंट है, ये मेरी हेल्थ है, ये मेरी वर्थ है, ये मेरी कंपनी है, ये मेरे बैंक अकाउंट्स हैं, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मुझे आप डायरेक्टली प्रोडक्ट दें। फिर हो सकता है वो आपको प्रोडक्ट अप्रूव कर दे। अब आपको वो पैसे बच गए जो डिस्ट्रीब्यूटर अपने चार्ज कर रहा था, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। और ये बिल्कुल ऐसे होता है। अब इसमें आप लोगों ने ये नहीं सोचना, अपने यहाँ पे किसी ने साइंस नहीं लड़ाने लग जाने कि जी मैं तो पहले दिन से ट्राई करूंगा ब्रांड से अप्रूवल मिल जाए। हो सकता है 1 लाख में से एक ब्रांड आपको दे दे, यानी 0.0000 जितने जीरो लगाने हैं, उसके बाद आगे 1, बस इतने ही चांसेस है आपके नए अकाउंट पे किसी बड़े ब्रांड की डायरेक्ट अप्रूवल के नहीं मिलने वाली। तो जब एक काम नहीं होने वाला, हम उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये तो हम बात कर रहे हैं होलसेल की, कि अगर आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट बेच रहे हैं। प्राइवेट लेबल में क्या फ़र्क होता है नए और पुराने अकाउंट में? उसमें सिंपल सा फ़र्क ये होता है कि अभी हम बात करते हैं नए अकाउंट की। आपने नया अकाउंट लिया, उस पर आपने पिलो बेचना शुरू कर दिया। 6 महीने के बाद आपकी प्रोडक्ट रैंक हो गई, आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप सोचते हैं कि मैं एक नई प्रोडक्ट इस अकाउंट पे ऐड करूं। अब आप उस पर ऐड कर देते हैं कुशन्स, सोफा पे जो कुशन्स पड़े होते हैं। पहले आप पिलो बेच रहे थे, अब आपने कुशन उसमें ऐड कर दिए। अमेज़ॉन आपको थोड़ा सा बेनिफिट देगा इस चीज़ का कि आप सेम नीश में रहते हुए नई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। अगर आप पहले पिलो बेच रहे थे और अब आपने क्रिकेट के लिए बैट बेचना शुरू कर दिया, तो आपको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला। पुराने अकाउंट कोई खास क्या, बल्कि बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको। अब हम इसको किसी एक और सिनेरियो में ले जाते हैं कि आपके पास अकाउंट आपने बनाया और 6 महीने उस पर आपने कोई काम नहीं किया, और उसके बाद आपके पास एक और आपका दोस्त है जिसका नया अकाउंट है, उसने आज ही अकाउंट बनाया, आज ही उसका अकाउंट अप्रूव हुआ है, और आपका अकाउंट 6 महीने पुराना अप्रूव होकर पड़ा हुआ है। अब इन दोनों नए या पुराने में प्राइवेट लेवल में कोई फर्क नहीं। इससे नया या पुराना नहीं होता, नया या पुराना अकाउंट होता है काम से। अब आपका 6 महीने पुराना, आप सोचेंगे जी मैं इस पे प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे। इस बेस पे आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आएंगे कि आपका अकाउंट 6 महीने पुराना। अगर जिसका अकाउंट आज बना है वो ज़्यादा अच्छी मेहनत करेगा, वो PPC पे अच्छे पैसे लगाएगा, वो अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा बेहतर काम करेगा, रिव्यूज़ पे ज़्यादा बेहतर काम करेगा, अकाउंट हेल्थ पे अच्छा काम करेगा, तो वो आपसे ज़्यादा ऑर्डर्स ले जाएगा। अब हम आ जाते हैं ड्रॉप शिपिंग पे कि जी ड्रॉप शिपिंग पे नए और पुराने अकाउंट का क्या फ़र्क होता है। सबसे ज़्यादा फ़र्क ड्रॉप शिपिंग पे होता है नए और पुराने अकाउंट पे। जितना पुराना अकाउंट होगा, हेल्थ अच्छी बनी होगी, हो सकता है अमेज़ॉन आपसे इनवॉइस ना मांगे, ट्रस्ट करेगा ना आप पे कि जी 2 साल 3 साल 4 साल पुराना अकाउंट है या 1 साल पुराना अकाउंट है। वो देखते हैं कि जी ये बंदा प्रोडक्ट बेचता है, इसके पास पैसे आते हैं, तो प्रोडक्ट जाती है लोगों को, लोग रिव्यू देते हैं, लोग कहते हैं जी प्रोडक्ट मिल गई है। आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया अमेज़ॉन के साथ। तो ड्रॉप शिपर्स को हमेशा ये ज़रूरत होती है कि उन्हें पुराने अकाउंट्स मिलें, जिन अकाउंट्स पे होलसेल पे काम हुआ हो या बेशक प्राइवेट लेवल का काम हुआ हो। पुराने से मुराद यही है काम हुआ हो, पड़े हुए पुराने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ बेनिफिट देती है। तो हमने 3 सिनेरियो पे बात की है, प्राइवेट लेवल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग। सबसे ज़्यादा फ़ायदा पुराना अकाउंट देता है ड्रॉप शिपिंग में, उसके बाद होलसेल में, और प्राइवेट लेवल में कोई ख़ास फ़ायदा हमें नया या पुराना अकाउंट नहीं देता।